गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। इसको लगाना दूसरा उसको। जल्दी आओ, आना है तो। हाँ बेटा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। हाँ बेटा, फ्लूइड स्टार्ट करना है आज। वो कंप्लीट हो गया था ना अपना चैप्टर? यस सर। हेलो सर। हाँ बेटा। सर ये स्क्रीन शेयर नहीं किए हैं क्या अभी हम? हटा दिया अभी, लगा। दिख रहा है ना आप? यस सर। यस सर। हाइड्रोस्टैटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं आज हम, है ना? हाइड्रोस्टैटिक्स बेसिकली फ्लूइड मैकेनिक्स के दो पोर्शन होते हैं। पहला पोर्शन जहां पर फ्लूइड रेस्ट में होता है, दूसरा जहां पर फ्लूइड मोशन करता है। अगर फ्लूइड रेस्ट में है तो उसे हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक्स, और अगर फ्लूइड मोशन करता है तो उसे बोलते हैं हाइड्रोडायनेमिक्स। तो आज हम पहले स्टार्ट करेंगे हाइड्रोस्टैटिक्स। बेटा पहले है ना, एक बार हम
किसी लिक्विड की डेंसिटी, उसकी रिलेटिव डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, इनके बारे में डिस्कस कर ले। उसके बाद फिर आगे चलेंगे तो हम प्रेशर वगैरह की बात करेंगे। देखो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, बेटा डेंसिटी की सिंपल डेफिनेशन तो आप जानते ही हो ना। किसी भी लिक्विड की डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, एकांक आयतन का द्रव्यमान डेंसिटी कहलाता है बेटा, है ना। तो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, बेटा मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. ठीक है। इसके बाद लिखो रिलेटिव डेंसिटी। बेटा रिलेटिव डेंसिटी होता है डेंसिटी ऑफ किसी भी बॉडी की डेंसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड। जैसे मान लो किसी सॉलिड बॉडी की रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है अपन को, तो हम यहाँ पर लिखेंगे डेंसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सेकंड बॉडी। मतलब दो वस्तुओं के घनत्व की तुलना करना आपेक्षिक घनत्व कहलाता है। रिलेटिव डेंसिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? आपेक्षिक घनत्व। तो डेंसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी डिवाइडेड बाय हम लिखेंगे डेंसिटी ऑफ सेकंड बॉडी। मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ नीचे, है ना, पर जगह नहीं है। तो बेटा रिलेटिव डेंसिटी होता है डेंसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी डेंसिटी ऑफ सेकंड बॉडी। तो दो वस्तुओं के घनत्व को आपस में तुलना करना वो आपेक्षिक घनत्व कहलाता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आपेक्षिक घनत्व। ठीक है, लिखते जाइए बस बेटा, इसमें कोई ज्यादा समझाने वाली चीज नहीं है। बेटा डेंसिटी जो होती है उसकी एसआई यूनिट जो होगी वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगी, और सीजीएस यूनिट जो होगी वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगी। ग्राम पर सेंटीमीटर को ग्राम पर सीसी लिखते हैं, है ना। सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, एक ही बात है। छोटा सा कन्वर्जन है, आप लोग खुद कर लेना, है ना। हाँ, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। वो आप कर लेंगे, छोटी बात है। बेटा रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट होगी यूनिटलेस। इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, है ना। इसके बाद लिखो स्पेसिफिक ग्रेविटी। हिंदी में बोलते हैं इसे विशिष्ट गुरुत्व। हिंदी में बोलते हैं विशिष्ट गुरुत्व। तो बेटा स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है डेंसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट डेंसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो किसी भी वस्तु के घनत्व की तुलना अगर पानी के घनत्व से करें तो बेटा उसे हम स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं, उसे हम
विशिष्ट गुरुत्व कहते हैं। और ये भी यूनिटलेस ही हुआ ना बेटा, ना, ये भी यूनिटलेस ही हुआ। क्योंकि ऊपर भी डेंसिटी है, नीचे भी डेंसिटी है, तो ये भी बच्चों बहुत सारी जगह स्पेसिफिक ग्रेविटी को लोग रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं। बहुत सारी जगह आप ज्यादातर रिलेटिव डेंसिटी कोई बोलेगा ना तो वो स्पेसिफिक ग्रेविटी ही समझते हैं, यानी कि नीचे है ना पानी की डेंसिटी ही लेते हैं, जबकि एक्चुअल में रिलेटिव डेंसिटी जो होता है वो मतलब नीचे उसमें कोई भी मटेरियल आ सकता है, कोई भी पदार्थ आ सकता है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी में नीचे सिर्फ पानी आता है। लेकिन कई जगह स्पेसिफिक ग्रेविटी को ही रिलेटिव डेंसिटी बोल देते हैं। करेक्ट? Yes, sir. चलिए, अब इसके बाद हम बात करते हैं मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स या डेंसिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स। लिखिए, दो अलग अलग केस बताएंगे बेटा। पहले केस में हम आपसे कहते हैं कि हमारे पास एक लिक्विड है M1 द्रव्यमान का, उसकी डेंसिटी ρ1 है। दूसरा लिक्विड है M2 द्रव्यमान, उसकी डेंसिटी ρ2 है। दोनों को मिला दिया, तो मिलाने के बाद जो नया मिक्सचर बनेगा, नया मिश्रण बनेगा, उसकी डेंसिटी क्या होगी? तो आप लोग थोड़ी सी मेहनत कीजिए, आप तो क्वेश्चन मानकर चलो, इतना सा लिख लो, M1 मास ऑफ लिक्विड, ब्रैकेट में लिख दो, डेंसिटी ρ1 is mixed with M2 mass of another liquid, ब्रैकेट में लिख दो डेंसिटी ρ2, फुल स्टॉप। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर इज, तो आपको बताना है मिक्सचर की डेंसिटी कितनी होगी। तो आप प्रश्न मानकर इसे फिर इसका आंसर बताएं मुझे। जतिंदर सबसे पहले, गुड। नहीं जतिंदर, गड़बड़ हो गई बेटा। तू सोच, मास और डेंसिटी को मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा? सोच, तुमने M1 ρ1 लिखा है ऊपर, तो मास और डेंसिटी को मल्टीप्लाई करने पर तो कुछ आता ही नहीं है। तो मैं बताता हूं इसको कैसे करना है। देखो बेटा, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर क्या होगा? डेंसिटी ऑफ मिक्सचर होगा टोटल मास ऑफ द मिक्सचर, क्योंकि डेंसिटी तो बेटा एक ही चीज होती है, द्रव्यमान अपॉन आयतन। तो यह आएगा टोटल मास ऑफ मिक्सचर डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। अब समझ गए होंगे आप। तो बेटा मिक्सचर का डेंसिटी आएगा, टोटल मास तो M1 प्लस M2 होगा ना,
तो ऊपर सिर्फ M1 प्लस M2 आएगा। और टोटल वॉल्यूम के लिए पहले दोनों लिक्विड का अलग अलग वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। अलग अलग वॉल्यूम क्या आएगा? वॉल्यूम होता है M1 इसको उधर ले upon जाओ। ρ1 वाला। हाँ, वॉल्यूम होगा मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी। तो पहले का द्रव्यमान अपॉन पहले की डेंसिटी, ये पहले का वॉल्यूम आ गया। दूसरे का द्रव्यमान अपॉन दूसरे की डेंसिटी, ये दूसरे का वॉल्यूम आ गया। तो टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो बस इसको ऐसे ही छोड़ दो तो अच्छा है बस। तो ये आपका आ गया डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। हाँ, इसमें एक स्पेशल केस हम लगा सकते हैं। अगर मान लो हम कहें यार दोनों के द्रव्यमान समान है, ये स्पेशल केस हो जाएगा। अगर दोनों के द्रव्यमान बराबर ले लेता हूं m, तो ऊपर आएगा m प्लस m 2m और नीचे भी m कॉमन आएगा तो m कट जाएगा। उस कंडीशन में बेटा ऊपर 2 बचेगा, नीचे आएगा 1/ρ1 प्लस 1/ρ2। फिर लघुत्तम लेंगे LCM 2ρ1 ρ2 अपॉन ρ1 प्लस ρ2, ये आंसर बचेगा। लेकिन ध्यान रखना, ये वाला आंसर तभी आएगा जब दोनों के मास बराबर हो, यानी कि स्पेशल केस है ये। तो बेटा जहां समझ में नहीं आए ना, मुझे टोक देना आप, है ना। मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ, कॉपी लिख करते जाओ, और जहां आप लिख नहीं पाओ वहां भी मुझे बोल देना। बेटा सेकंड केस है, सेकंड केस है V1 वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट लिक्विड, उसकी डेंसिटी है ρ1, है ना, इज मिक्स्ड विद V2 वॉल्यूम ऑफ सेकेंड लिक्विड, और उसकी डेंसिटी है ρ2। तो इस बार तो आपको पूरा डिटेल पता है सॉल्यूशन कैसे करना है। तो बेटा डेंसिटी ऑफ मिक्सचर बताइए क्या आएगा। बच्चों हिंदी में दिक्कत तो नहीं आ रही ना? आज थोड़ी सी, बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ है कि आज हिंदी में थोड़े कम बोल रहा हूँ, क्योंकि आज है ना सिंपल टर्म्स हैं, इनमें कोई ज्यादा डेंसिटी, वॉल्यूम, मास ये तो हम बहुत सुनते हैं, तो इसलिए मुझे लग रहा है दिक्कत नहीं है। पर अगर आपको है तो मुझे बोल देना, ठीक है। यस। तो बच्चा पहले लिक्विड का V1 वॉल्यूम, V1 आयतन दूसरे लिक्विड के V2 आयतन के साथ मिलाया, तो बताओ मिक्सचर की डेंसिटी क्या आएगी। मनीष का आंसर आया मनीष, पहले भी जो तुमने आंसर लिखा ना बेटा वो गलत लिख दिया। M1 प्लस M2 इंटू D1 प्लस D2 नहीं आएगा, है ना, सॉल्व करने पर M1 प्लस M2 इंटू D1 इंटू D2 आएगा, है ना। थोड़ा गलत हो गया, पर चलो वो बात पुरानी हो गई, उसको छोड़ देते हैं, अब नई बात करते हैं। तो D1 V1 प्लस D2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। यस, इस बार ये आंसर सही है। जतिंदर मास मैंने दिया ही नहीं बेटा, M1 प्लस M2 आप नहीं लिख सकते, मैंने इस बार मास नहीं दिया। हाँ सर, वो ध्यान नहीं दे पाए। हाँ तो ध्यान दो, कब ध्यान दोगे? अरे बधाई हो, 12वीं के बोर्ड नहीं हो रहे। वैसे तुम्हें बधाई देने से कोई फायदा नहीं है, तुम तो क्लास में यस सर, मैं तो भी दे वही चुके। सोच रहा था। नहीं तो ऐसे सर ही बाकी एग्जाम तो आगे आ जाएंगे ना उस हिसाब से? बेटा फर्क तो सब पर पड़ेगा देखो, पर अब क्या होता है क्या नहीं होता, क्योंकि है ना अभी थर्ड वेव को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन है, तो इसलिए अभी रिस्क नहीं ले रहे कोई भी। तो फर्क तो पड़ेगा ही, एग्जाम आगे तो जाएंगे। अब बोर्ड, हाँ बोर्ड के नहीं होने से एक फर्क जरूर पड़ा है कि अब बाकी एग्जाम अगर ये लेंगे तो उनकी डेट के बारे में अब ज्यादा नहीं सोचना पड़ेगा। अब तो मुझे लग रहा है यही डिसीजन आएगा कि एग्जाम जो है वो होंगे या नहीं होंगे। तो नहीं होने का तो सवाल ही नहीं होता। बिना नीट के तो मेडिकल कॉलेज में जा नहीं सकते, और IIT में भी नहीं जा सकते बिना जेई के। यस सर। सर नीट का फॉर्म आने वाला है क्या? आज लिख रहे हैं कुछ। बेटा कहाँ कहाँ से सुनते रहते हो।
नहीं सर, बोले कि 1 अगस्त को होगा नीट का। हाँ, ये बात तो मुझे लग रहा है एनटीए को भी नहीं पता, लेकिन बाकी लोगों को इंडिया में जरूर पता होता है जो व्हाट्सएप के बहुत बड़े वो हैं। नहीं, कुछ सर लिख रहे हैं इसलिए मैंने। कहाँ लिखा बेटा? कोई ऑफिशियल न्यूज थोड़ी ना है, कैसी नहीं बात सर, कर उसने रहे हैं? एजी सर ने लिखा है। अभी ऐसा कुछ नहीं है। तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर आएगा टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, है ना। तो बेटा टोटल मास इस बार नहीं पता क्योंकि हमें वॉल्यूम दिया है, तो हम यहां से निकालेंगे। मास जो होता है वो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है। तो पहले मिक्सचर की डेंसिटी को पहले मिक्सचर के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें तो पहले का मास आ जाएगा, दूसरी की डेंसिटी को दूसरे के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करें तो दूसरे का मास आ जाएगा, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। और टोटल वॉल्यूम तो V1 प्लस V2 होता ही है। तो बेटा ये डेंसिटी ऑफ मिक्सचर आ गया। हाँ, इसमें भी हम स्पेशल केस लगा देते हैं, स्पेशल केस लगा देते हैं। अगर मान लो दोनों के वॉल्यूम बराबर हों, दोनों के वॉल्यूम बराबर हों तो बेटा डेंसिटी हो जाएगा, ऊपर से V कॉमन आएगा, कट जाएगा नीचे वाले से, तो ρ1 प्लस ρ2 बाय 2। ये आपका स्पेशल केस आ गया। चलो बच्चा, हो गया ये टॉपिक। आसान सा टॉपिक था इसलिए ज्यादा टेंशन नहीं लेना बच्चों। अब बात करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, वायुमंडलीय दाब। अरे आप ये बता सकते हो वायुमंडलीय दाब क्यों होता है, कितना होता है, ये बाद में पूछूंगा आपसे। अभी पूछ रहा हूँ वायुमंडलीय दाब होता क्यों है, हम दाब महसूस क्यों करते हैं वायुमंडल का, बताइए। एटमॉस्फेयर के गैसेस गैसेस के कारण जो बेटा हमारे सर पर कोई चीज रख दें, वजन रख दें, तो हमें दाब महसूस होगा नहीं होगा, बताओ। तुम्हारे सर पर कोई संदूक बॉक्स रख दूं तो तुम्हारे ऊपर प्रेशर लगेगा नहीं लगेगा, ऐसे यहाँ पर लगेगा ना। हाँ, उसी तरह हमारे ऊपर इतना बड़ा वायुमंडल खड़ा हुआ है। वायुमंडल की ऊंचाई पता है कितनी है? एटमॉस्फेयर की टोटल हाइट कितनी है? 100 किलोमीटर है लगभग। तो इतनी सारी वायु हमारे सर पर है तो वो हमारे को दबाएगी ना। और ये भी कह सकते हैं जैसे गैस, केटीजी में याद है हमने पढ़ा था, किसी भी गैस का दाब अणुओं की टक्कर की वजह से भी होता है। जब हमारे गैस के अणु किसी सतह से टकराते हैं तो उनके संवेग में परिवर्तन होता है। जब गैस के मॉलिक्यूल किसी सरफेस से टकराते हैं तो उनके मोमेंटम में चेंज होता है, उसकी वजह से भी फोर्स लगता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का रीजन है, कारण है ऊपर से वायुमंडल का दबाव पड़ना उसके भार के कारण। अब बताओ वैल्यू कितनी होती है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम पी नॉट से लिखते हैं, पी नॉट। तो बेटा ये वैल्यू तो अगर आपने नहीं बताई तो ये मान लो कि हम गए काम से, तो छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। 760 नहीं, पहले मुझे पास्कल में बताओ, बाकी यूनिट में बाद में सुनूंगा। पास्कल में सबसे पहले बताओगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल एक ही बात है। (1.01 into 10 to the power 5 Pascal). करेक्ट। 1.013 into 10 to the power 5 पास्कल। हाँ बेटा 1.013 को आप छोड़ सकते हैं कैलकुलेशन में, तो 10 की घात 5 पास्कल, 1 लाख पास्कल। 10 की घात 5, 10 टू द पावर 5 कितना होता है? 1 लाख। अब बाकी यूनिट में बताओ, तो जैसे 760 मिलीमीटर मर्क्यूरी, ये भी होता है। इसी को हम 760 टोर बोलते हैं। टोर सुना है कभी? यस सर, केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में बहुत कुछ पढ़ते हो ना। हाँ, तो बेटा एक टोर जो होता है वो 1 मिलीमीटर मर्करी होता है।
1 मिलीमीटर मर्क्यूरी को 1 टोर बोलते हैं। वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो 760 टोर होता है। और कोई यूनिट में आपको पता हो तो बता दो। पानी के टर्म्स में जैसे मिलीमीटर मर्क्यूरी है ना बेटा, मर्क्यूरी क्या है? अच्छा, इसका मतलब समझते हो आप क्या होता है? ये इसका मीनिंग क्या है? बड़ा बड़ा प्यारा मीनिंग है कि अगर हम मर्क्यूरी को हिंदी में बोलते हैं पारा, अगर हम पारा में 760 मिलीमीटर, बेटा 760 मिलीमीटर कितना होता है? सेंटीमीटर उतर जाए। अरे 76 सेंटीमीटर लगभग अपने हाथ की इतना होता होगा, एक हाथ के बराबर। तो अगर 76 सेंटीमीटर मर्क्यूरी में नीचे चले जाओगे ना, हाँ, तो एक वायुमंडलीय दाब की वृद्धि हो जाएगी, ये मतलब होता है। और पानी में ये ऊंचाई लगभग 10 मीटर आती है। अगर पानी में 10 मीटर नीचे चले जाएं तो एक वायुमंडलीय दाब की वृद्धि हो जाती है। हाँ, तो 76 सेंटीमीटर मर्क्यूरी और 10 मीटर वाटर पानी, ये दोनों वायुमंडलीय दाब के बराबर होते हैं। तो ये सारी वैल्यू लिख लो आप। बताऊंगा अभी। ये आता कहाँ था? रोजीएच वाला फार्मूले से आता है ये। हाँ, रोजीएच वाले फार्मूले से आता है। और बच्चों, इसे 1 ATM तो बोलते ही हैं, वो तो आप जानते ही हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसलिए ATM लिख देते हैं इसे। तो बच्चों अब बता रहा हूं कि ये दाब कहां से आया। लिखो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, है ना, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यानी कि द्रव स्थैतिक दाब। लिखो द्रव स्थैतिक दाब, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। बच्चों अगर हम किसी भी लिक्विड में, जैसे ये कोई लिक्विड है, अगर हम इस लिक्विड में नीचे जाएं तो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे ऊपर के पानी का वजन बढ़ता जाएगा ना हमारे सर पर, तो नीचे जाने पर प्रेशर बढ़ता जाएगा बेटा। तो यदि हम किसी भी लिक्विड में h गहराई पर नीचे चले जाएं तो दाब में वृद्धि होती है ρg h। थोड़ा सा पानी और बना दूं, आप भी पानी बना लो। पानी पानी रे, मीठा पानी रे। तो बच्चों किसी भी लिक्विड में अगर हम h गहराई पर चले जाएं तो ρg h दाब में वृद्धि हो जाती है। वृद्धि, मैं बार बार बोल रहा हूं, कुल दाब ρg h नहीं होगा। अगर बाहर वायुमंडलीय दाब P0 है तो नीचे जाने पर कुल दाब होगा P बराबर P0 प्लस ρg h। ठीक है, तो यदि हम h गहराई पर चले जाएं तो वहां पर टोटल प्रेशर जो होगा वो ρg h होगा। तो नीचे सरफेस दिखा दिया और ऊपर पानी का सरफेस दिखा दिया, ये लो। तो बेटा बिल्कुल बॉटम पर, यहाँ पर एकदम बॉटम पर अगर हम प्रेशर लें तो टोटल प्रेशर की बात करोगे तो P0 प्लस ρg h होगा, क्योंकि ρg h वृद्धि है बेटा। तो टोटल प्रेशर होगा P0 प्लस ρg h, और केवल वृद्धि पूछे, केवल चेंज पूछे तो ρg h। कोई बताएगा ρg h आता कैसे है? हल्का सा हिंट दे दो मुझे, डेरिवेशन नहीं करवाना, हल्का सा हिंट दे दो बस, ρg h कैसे आया? डेरिवेशन नहीं करूंगा, मैं भी रफ बताऊंगा, एकदम रफ। नहीं बताओगे हैं? चुप रहोगे, बिल्कुल नहीं बोलोगे, कसम खा रखी है? बोलोगे तो है। कोई व्रत वगैरह का रखा है? व्रत टूट जाएगा है? मौन व्रत ले रखा है क्या? मौन व्रत? सर हाइट के कारण मतलब उसमें भी आता है खुद ही। अरे हाइट के कारण वो तो मैंने ही बोल दिया ना, कि जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे ऊपर के पानी का वजन बढ़ता जाएगा। वो तो मैंने ही बोल दिया। मैं तो कह रहा हूँ ये ρg h कहाँ से आया यार? सर
प्रेशर ऑफ फोर्स बाई एरिया होता है, फोर्स और प्रेशर इनटू एरिया होगा। तेरी आजकल है ना थोड़ा माइक प्रॉब्लम कर रहा है लगता है, आवाज अच्छी नहीं आती, कुछ गूंज आती है तेरी आवाज में, तो क्लियर नहीं होता। दोबारा बोल। सर वो फोर्स और प्रेशर इनटू एरिया होगा ना, फिर तो प्रेशर की वैल्यू रो जी है। तो उल्टा तो नहीं बोल रहा, गौर सुन एक बार, तू उल्टा बोल रहा है ऐसे लग रहा है। प्रेशर जो होता है वो फोर्स अपॉन एरिया होता है। यस, तो फोर्स और प्रेशर इनटू एरिया होगा ना। आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं है, मुझे मेहनत करनी पड़ रही है सुनने में बहुत। तो बेटा सुनो मेरी बात, मैंने अभी अभी क्या बताया, तुम जैसे जैसे नीचे जाओगे वैसे वैसे ऊपर से पानी का वजन बढ़ेगा। वजन mg होता है ना, तो हमारे जो प्रेशर में चेंज आएगा वो आएगा बल बटा क्षेत्रफल। तो mg तो ऊपर से बल, सॉरी पानी का वजन कितना होगा mg, और हमारे सर का क्षेत्रफल a मान लो आप, है ना। अब अगर मान लो हमारे सर का क्षेत्रफल a है, तो बेटा जितना हमारे सिर का क्षेत्रफल है उतने ही तो कॉलम पानी का जो स्तंभ होगा वो बल लगाएगा। तो द्रव्यमान कितना, हमारे सर के ऊपर कितना द्रव्यमान हुआ, घनत्व गुणा आयतन। और कितना पानी हमारे सर के ऊपर होगा, क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अगर मेरे सर के क्षेत्रफल को हाइट से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे ऊपर जितना पानी है वो निकल आएगा। तो आयतन गुणा घनत्व, ये द्रव्यमान हो गया, जी से गुणा कर दो, एक का भाग दे दो, तो बेटा ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया रो जी एच। ये लो भैया, ये तो फुल डेरिवेशन हो गया ये तो फुल डेरिवेशन हो गया। तो बच्चों ये जो हमने दाब निकाला है ना, प्रेशर निकाला है, ये सिर्फ पानी का प्रेशर निकाला है, इसमें वायुमंडलीय नहीं जोड़ा है, इसलिए डेल्टा पी लिखा है। ये वृद्धि है दाब में, ऊपर से वायुमंडल का दाब और पड़ रहा है वो भी जोड़ दो, तो टोटल प्रेशर आ जाएगा पी नॉट प्लस रो जी एच। इसे कॉपी करो, चलो टोटल प्रेशर पी नॉट प्लस रो जी एच आ जाएगा। अब देखो, मैं वो जो बता रहा था ना, ये 760 मिलीमीटर कहाँ से आता है, अब बताता हूँ वो। जैसे मान लो हमें मर्क्यूरी के अंदर जाना है ना बेटा, रो किसकी डेंसिटी है यहाँ पर, रो उस द्रव का घनत्व है जिसमें हम अंदर जा रहे हैं। तो मान लो मैं मर्क्यूरी के लिए कैलकुलेशन करता हूँ, मान लो ये कैलकुलेशन मैं पारे के लिए करता हूँ, तो पारे के लिए भी फार्मूला तो यही लगेगा ना, डेल्टा पी बराबर रो जी एच। अब मुझे एच निकालना है, एच, तो एच होगा डेल्टा पी अपॉन रो जी। बेटा मुझे कितना दाब बढ़ाना है, एक वायुमंडलीय दाब होता है 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 अपॉन डेंसिटी। बेटा मर्क्यूरी की डेंसिटी पता है, 13.6 ग्राम पर। देखो इस चैप्टर में ग्राम में नहीं बोलना, ऊपर मैंने पास्कल लिखा ना, तो समझ जाओ अगर ऊपर ऐसा यूनिट लिखी है तो नीचे भी ऐसा यूनिट लेनी है। और जी 9.8 ले लो बेटा, इसको कैलकुलेट करने पर 0.76 मीटर आएगा, और 0.76 मीटर 760 मिलीमीटर होता है। तो वो जो हम बोलते हैं ना कि 760 मिलीमीटर मर्क्यूरी, वो यहां से आता है, उसका बेस ये है, समझे। हाँ, तो ये कैलकुलेशन लिख लो। और अगर मर्क्यूरी की डेंसिटी की जगह अगर तुम पानी की डेंसिटी काम में लेते तो बेटा ये 760.76 की जगह 10 मीटर आता, वो भी तुम करके देख लो अगर तुम्हारी इच्छा है तो, और इच्छाएं नहीं है तो बात अलग है। जिस बच्चे के मन में नहीं हो उसके लिए तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, लेकिन अगर हाँ जरा सा भी मन में हो तो तुम कैलकुलेट करके देख लो एक बार। तो जितने तुम कर रहे हो उतने मैं टाइम पास कर लेता हूँ, और कुछ नहीं है। ये कैलकुलेशन तुम पानी के लिए करते तो पानी के लिए H आता
1.013। एक वायुमंडलीय दाब में ही तो वृद्धि करनी है अपन को। तो बेटा पानी की डेंसिटी होती है केवल 1000, 9.8, तो ये 10 मीटर आता। तो इसका मतलब अगर पानी में 10 मीटर नीचे चले जाएं तो एक वायुमंडलीय दाब की वृद्धि होगी, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा। और पारे में, मर्क्यूरी में सिर्फ 76 सेंटीमीटर नीचे जाने पर एक वायुमंडलीय दाब बढ़ जाता है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो यहां से आती है सारी वैल्यू। समझे दीनबंधु दीनानाथ? यस सर। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। अब लिखो पास्कल्स लॉ। पास्कल का नियम। बच्चों पास्कल के अनुसार, पास्कल का नियम थ्योरेटिकल है, इसमें कोई फार्मूला नहीं है। मैं ना थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन करता हूँ फिर नियम बताऊंगा। बेटा ये कोई सॉलिड सरफेस है ना, सॉलिड सरफेस है, और सॉलिड सरफेस पर यहाँ हमने कोई बॉक्स रख दिया, एक बॉक्स रख दिया मैंने सॉलिड सरफेस पर। तो बेटा जहां मैं बॉक्स रखूंगा ना, उसके नीचे का दाब तो बढ़ जाएगा, लेकिन बॉक्स के आजू बाजू वाले बिंदुओं पर भी दाब बढ़ेगा क्या, ये बताओ। हम 3 पॉइंट ले लेते हैं, ए बी सी, ये 3 पॉइंट ले लिए ए बी सी। तो बच्चों बी का प्रेशर तो बढ़ जाएगा, ऊपर से वजन पड़ रहा है ब्लॉक का। क्या ए और सी का प्रेशर भी बढ़ेगा क्या? यस सर, शायद हाँ। यस सर। शायद हाँ। मतलब मैं अगर चेयर पर बैठा हूं तो चेयर के अलावा सब जगह का दाब बढ़ा दिया मैंने? नो सर। नो सर। नो सर। मैंने कैमरा बंद कर लेता हूँ, जब मुझे हंसी आती है ना आप लोगों पर, तो मैं कैमरा बंद कर लेता हूँ। क्या बेटा तुम लोग इतने कमजोर क्यों हो, है? मतलब मैंने बी पर ब्लॉक रखा तो तुम ए और सी का प्रेशर भी बढ़ा दोगे? मतलब तुम तो कहीं भी बैठ जाओ दुनिया में दाब बढ़ जाएगा। मैं यहाँ बैठा हूँ अमेरिका में, दाब बढ़ गया? शाबाश, नो तो सर। मेरे में बड़ी ताकत है? तो बच्चों सॉलिड में तो ऐसा नहीं होता, ये ठोस है, लेकिन द्रव में ऐसा होता है। मैं इतना अच्छा एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, हेलो सर। लेकिन पता नहीं आप है ना एकदम से मेरा सारा के सारा ट्रैक चेंज कर देते हो। जैसे मैं है ना एक बहुत एनर्जी से कोई चीज बताता हूँ, तुम ऐसे पत्थर फेंकते हो, उसमें ऐसा पत्थर फेंकते हो कि मेरी सारी एनर्जी खराब हो जाती है। सच्ची बता रहा हूँ। जैसे ये पानी है, बच्चों इस पानी में भी 3 बिंदु मैं ले रहा हूं, जैसे ऊपर लिए थे ना ठोस में, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, ए बी सी। अब मैं क्या करूंगा, एक ब्लॉक लूंगा और उस ब्लॉक को बी बिंदु के ऊपर रखूंगा, बस ये लो, ये ब्लॉक मैंने बी बिंदु के ऊपर रखा है। तो बेटा ठोस में ऐसा नहीं होता, ठोस में ए और सी का दाब बी से कम होगा, यानी कि बी बिंदु का दाब ए और सी के दाब से ज्यादा होगा, क्योंकि हमने जो वजन रखा था वो केवल बी बिंदु पर रखा था, बी पॉइंट पर वेट रखा था, तो बी का प्रेशर बढ़ गया, ए और सी का प्रेशर सेम है। परंतु लिक्विड में ऐसा नहीं होता। अगर मैं लिक्विड में, ये लिक्विड है बेटा, दिखाया नहीं मैंने, यहाँ पानी है ये पूरा, पानी में अगर मैं बी पॉइंट के ऊपर कोई वजन रखूंगा
तो बेटा ए और सी का प्रेशर भी उतना ही बढ़ेगा जितना बी और सी का प्रेशर बढ़ेगा। सुन ले, ये है पास्कल्स लॉ, इसे बोलते हैं पास्कल का नियम। बच्चों मैं गारंटी कह रहा हूं बेटा, हम लोग जो पढ़ा रहे हैं ना, ढंग से पढ़ लो। ज्यादातर लोग किताब की लैंग्वेज पढ़ाते हैं सीधे सीधे और चले जाते हैं। मैं ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देकर आपको समझाता हूं कि भूल ही नहीं सकते जिंदगी में। मतलब हम लोगों ने तो बेटा, आप जानती हो, टॉपर्स को, बड़े बड़े बच्चों को पढ़ाया है। वो मतलब याद रखते जिंदगी भर, कितने डॉक्टर बन गए, कितने इंजीनियर बन गए। तो हम जानते हैं बेटा हम क्या पढ़ाते हैं, और इसीलिए हम कोटा वाले हैं, ध्यान रखो। लेकिन तुम अगर इसको मिस कर दोगे तो अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो, ये बता दूं मैं, बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो। पर मर्जी आपकी एक है, हम अपना फर्ज पूरा निभा रहे हैं। तो जब आप जवाब नहीं देते तो बहुत दुख होता है, वरना हमें आदत है जवाब सुनने की। तो बच्चा यही पास्कल का नियम है। तो पास्कल क्या बोलता था, अगर हम लिक्विड में किसी एक जगह का प्रेशर इंक्रीज कर दें, बेटा मेरी आवाज तो आ रही है ना, कंफर्म Yes, तो sir. है? आ रही है। हाँ, वो डाउट हुआ था मुझे। तो यदि हम लिक्विड में किसी एक जगह का प्रेशर बढ़ाएं तो उतना ही प्रेशर द्रव में सभी जगह बढ़ जाता है। ऐसा नहीं होता कि जहां पर मैंने दाब बढ़ाया है उसी जगह का दाब बढ़ेगा, बाकी जगह का नहीं बढ़ेगा। लेकिन ठोस में ऐसा नहीं होता। ठोस में मैंने बी का दाब बढ़ाया तो बी पर ही बढ़ा, ए और सी पर नहीं बढ़ा। लेकिन लिक्विड में मैंने बी का प्रेशर बढ़ाया तो ए और सी का भी बढ़ गया साथ में। यही है पास्कल का नियम। तो बच्चों पहले शब्दों में लिख लो, फिर ये डायग्राम बनाना नहीं बनाना वो आपकी इच्छा है, लिखो। हाँ लिखो, यदि किसी द्रव में किसी एक स्थान पर दाब बढ़ाया जाए, यदि द्रव में किसी एक स्थान पर दाब बढ़ाया जाए तो संपूर्ण द्रव में इतने ही दाब की वृद्धि हो जाती है। संपूर्ण द्रव में इतने ही दाब की वृद्धि हो जाती है। अर्थात हम ये भी बोल सकते हैं, ये जो दाब है ये पूरे द्रव में स्थानांतरित हो जाता है। हाँ, है ना, अर्थात यह दाब संपूर्ण द्रव में स्थानांतरित हो जाता है। इंग्लिश में लिखो, if pressure is increased at any point in liquid, inside liquid, if pressure is increased at any point inside the liquid, then it is equally transmitted throughout the liquid. Then it is equally transmitted throughout the liquid. पूरे द्रव में ये प्रेशर बढ़ जाएगा। जितना प्रेशर, अगर आप बी का प्रेशर बढ़ाओगे तो ए और सी का भी बढ़ेगा, पक्का है। और बच्चों सिर्फ ए बी सी का प्रेशर नहीं बढ़ा, इस द्रव के प्रत्येक बिंदु का प्रेशर बढ़ जाएगा। मैं फिर बोल रहा हूं, है ना, यहाँ का प्रेशर भी बढ़ जाएगा, यहाँ का भी बढ़ जाएगा, यहाँ का भी, सब जगह का प्रेशर बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एबीसी का प्रेशर बढ़ा है, पूरे द्रव का दाब उतना ही बढ़ जाएगा जितना हमने उस एक बिंदु का दाब बढ़ाया था। इसे कहते हैं पास्कल का नियम। तो बच्चों ठोस में ऐसा नहीं होता, इसलिए अगर ये वाला डायग्राम आप बना रहे हैं तो जरा सोच समझ कर बनाना, क्योंकि मैं ये नहीं जानता कि आज से 1 महीने बाद जब पढ़ोगे तो आप क्या समझोगे। तो ये जरूर, अगर बना रहे हैं तो लिख लेना, ठोस में पास्कल का नियम नहीं लगता। तो ये ठोस के लिए है और ये द्रव के लिए है, द्रव में पास्कल का नियम लगता है, तो ये पूरा लिक्विड के लिए है। तो कहीं ऐसा ना हो डायग्राम तो बना लो पर 1 महीने बाद पढ़ो तो सोचो नीचे तो बराबर लिख रखा है, ऊपर बराबर नहीं लिख रखा है, ये क्या गड़बड़ है।
देखो पास्कल के नियम पर एक वो इस पर मतलब बेस्ड एक एक्सपेरिमेंट कह लो या इसका एप्लीकेशन कह लो, वो बता रहा हूँ। उसका नाम होता है हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट, अब इसको हिंदी में क्या बोलेंगे यार, मुझे नहीं पता। कोई बताएगा इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मुझे नहीं पता सच्ची में। सर हिंदी में भी इसी पढ़ते हैं। हिंदी में जिसकी हिंदी नहीं आती उसको सेम चीज लिख दो, है ना? सही है भैया। तो सुनो, मैं इसका एक डायग्राम बना रहा हूँ, बड़ी अच्छी सी चीज है ये, है ना? अब डायग्राम बनाने में जरूर थोड़ा सा कभी कभी समय लग जाता है। बच्चों, ये वाला इधर का एक चौड़ा टैंक है, इसको और चौड़ा कर देते हैं हम, इसको इधर ले आते हैं और सही रहेगा, इसको इधर। हाँ, इधर वाला एक चौड़ा टैंक है और ये पूरा टैंक है ना, एक पतली नली से जुड़ा है। इधर ये पतली नली है, इसमें पूरे में पानी भर दो। ये पानी भर दिया हमने, ये सर इधर इसमें यहाँ तक पानी भर दिया, इसमें यहाँ तक पानी भर दिया, ऐसे। बेटा बड़े वाले टैंक का क्षेत्रफल कैपिटल ए है और वो छोटी ट्यूब है ना, उसका एरिया क्षेत्रफल स्मॉल ए है। और है ना, यहाँ पर पिस्टन लगा दिया हमने, यहाँ पर पिस्टन लगा दिया और यहाँ पर भी एक कवर कर दिया, इस तरह से। तो दोनों तरफ दो पिस्टन लगा दिए। अब बच्चों यहाँ पर एक बहुत भारी कोई द्रव्यमान रख दो, यहाँ पर कोई भारी सा द्रव्यमान रख दिया हमने, एक बहुत हैवी ब्लॉक रख दिया, ब्लॉक। और यहाँ पर बल लगाओ, फोर्स, इधर से दबाओ। तो जो लेफ्ट वाला पिस्टन है ना, इसको नीचे दबाना है, इसको नीचे दबाओगे ना तो ये द्रव्यमान ऊपर उठेगा। फिर बोल रहा हूँ, यहाँ पर एक फोर्स मैंने F लगाया और जब इधर से दबाऊंगा, लेफ्ट से दबाऊंगा, तो ये पिस्टन और ये ब्लॉक ऊपर उठेगा। तो बच्चों मैंने आपसे कहा था कि ये एरिया कैपिटल ए है और ये छोटा एरिया स्मॉल ए है और ये ब्लॉक का द्रव्यमान कैपिटल M मान लो। तो कितना बल लगाना पड़ेगा ये दिखाता हूं आपको। तो पता है, इतना भारी ब्लॉक है, इसको आप जरा थोड़ा सा बल लगाकर इसको ऊपर उठा सकते हैं। ये कमाल है इसका हाइड्रोलिक प्रेशर का। पास्कल का नियम से चलते हैं। पास्कल ने कहा था जितना दाब लेफ्ट में बढ़ाओगे उतना ही दाब राइट में बढ़ेगा, यानी कि लेफ्ट वाला प्रेशर और राइट वाला प्रेशर इक्वल होगा। लेफ्ट वाला प्रेशर कितना होगा बेटा? प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो लेफ्ट वाला फोर्स F है, लेफ्ट वाला एरिया स्मॉल ए है। और राइट में प्रेशर कितना होगा? mg अपॉन कैपिटल ए। इसका मतलब अगर मुझे F निकालना है तो F आएगा स्मॉल a अपॉन कैपिटल A इंटू mg। इतना बल लगाना पड़ेगा। अब बच्चों मैंने आपसे क्या कहा था कि ये जो स्मॉल a है, ये जो स्मॉल a है ना, ये कैपिटल A से बहुत छोटा है। कैपिटल A तो बड़ा टैंक था, स्मॉल a वो छोटी नली है, पतली सी। अब आप सोचिए इस फार्मूले में अगर
स्मॉल ए बहुत छोटा है और कैपिटल ए बहुत बड़ा है, तो बेटा एफ जो आएगा वो mg से काफी छोटा आएगा ना। तो एक भारी वस्तु को एक बहुत कम फोर्स लगाकर हम ऊपर उठा सकते हैं, इसे बोलते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो लिख लो इसे पूरा, कुछ पूछना है तो पूछ लो। तो लेफ्ट साइड में हम थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे और राइट साइड में एक भारी वस्तु को उठा लेंगे हम। दोनों तरफ का प्रेशर इक्वल कर दिया, क्योंकि पास्कल के अनुसार जितना प्रेशर राइट में बढ़ाएंगे उतना ही प्रेशर लेफ्ट में बढ़ेगा। तो लेफ्ट वाला प्रेशर बराबर राइट वाला प्रेशर। Done, sir. चलो बच्चा आगे बढ़ते हैं। बच्चों अक्सर हमने ये सुना है कि जैसे कोई भी कंटेनर होता है उसमें जब पानी भरते हैं तो बेटा हॉरिजॉन्टल प्लेन में किसी भी क्षैतिज तल में प्रेशर इक्वल होता है, करेक्ट। एक मिनट, ये डायग्राम मैं कॉपी करके नीचे ले जाऊं वरना दोबारा बनाने में टाइम लग जाएगा। सुनिएगा, हाँ। तो बच्चा ये कोई लिक्विड है, अगर इस लिक्विड मतलब ये कोई लिक्विड है, इसका हम जानते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में प्रेशर सेम होता है। एक पॉइंट यहाँ लिया, दूसरा पॉइंट यहाँ लिया, तो दोनों का प्रेशर ए और बी का बराबर होता है ना बेटा, ये तो आप जानते ही होंगे। यस, किसी भी द्रव में क्षैतिज तल में हॉरिजॉन्टल प्लेन में प्रेशर हमेशा सेम होता है बेटा। ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है, लेकिन दाएं से बाएं जाने पर या बाएं से दाएं जाने पर प्रेशर नहीं बढ़ता। सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन में प्रेशर हमेशा सेम होता है। लेकिन अगर हम इस पूरे कंटेनर को क्षैतिज दिशा में त्वरित गति करा दें तो बच्चों फिर ए और बी का प्रेशर अलग अलग हो जाएगा। तो अगर ये पूरा का पूरा कंटेनर ए त्वरण से राइट डायरेक्शन में यानी कि दाईं ओर गति कर रहा है, तो क्या आप बता सकते हैं ए और बी में किसका प्रेशर ज्यादा होगा, किसका प्रेशर कम होगा? ए का ज्यादा होगा। चलो बेटा शायद ए गलत का ज्यादा होगा प्रेशर। बेटा तेरी आवाज तो मैंने सुन ली, लेकिन मैं कितना अफसोस करूं, मैं शायद थक जा गया अफसोस करते करते। तो बेटा ए का प्रेशर, क्योंकि है ना जब हम इसे बाईं और नहीं दाईं ओर त्वरित गति कराएंगे तो आभासी बल लगेगा पीछे की तरफ, और चूंकि बल पीछे की तरफ लगेगा इसलिए पीछे का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, आगे का प्रेशर कम हो जाएगा। तो आप ये लिख लो, इन दोनों बिंदुओं के बीच जो प्रेशर डिफरेंस होगा वो होगा रो
और मस्त हो जाओ, मत बताओ आंसर नहीं देना, कोई बात नहीं। तो मैं फिर बोल रहा हूं, अगर ये कंटेनर रेस्ट में होता, स्थिर होता, तो ए और बी का दाब बराबर होता। लेकिन अगर हम इसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेट करा दे, त्वरित गति करा दे, तो आभासी बल के कारण, स्यूडो फोर्स के कारण पीछे का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, आगे का प्रेशर कम हो जाएगा। तो ए का प्रेशर बी से ज्यादा होगा और इन दोनों के बीच दाबांतर होता है रो ए एक्स। बेटा जैसे वो रो जी एच होता था ना, जी की जगह ए ले लिया हमने, रो जी एच, वही फार्मूला है ये। जी की जगह ए आ गया और एच की जगह एक्स आ गया, बस। बच्चों एक गड़बड़ मैंने की है, वो उद्देश्य नहीं था बताने का, अब बता रहा हूं। हालांकि एक गड़बड़ मैंने की है, वो गड़बड़ क्या है कि ये जो है ना, इस कंडीशन में लिक्विड का जो ऊपर वाला सरफेस होगा वो हॉरिजॉन्टल नहीं होगा। अब बताऊंगा वो बात, उस समय वो बात जरूरी नहीं थी बताना, इसलिए नहीं बताई। फिर से सुनो बेटा, जो द्रव की सतह है ना, वो अब क्षैतिज नहीं रहेगी, द्रव की सतह ऐसे तिरछी हो जाएगी। हाँ, पीछे की तरफ चला जाएगा द्रव। ये तो तुम घर पर भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। किसी पात्र में पानी भर लेना, उसे क्षैतिज दिशा में त्वरित गति कराना, तो पानी पीछे की तरफ चला जाएगा बेटा, इस तरह से। तो हमसे ये पूछ सकता है कि ये जो द्रव है लिक्विड, वो कितना कोण बनाएगा बेटा, ये वाला एंगल पूछ सकता है हमसे, ठीक है। तो ये एंगल अगर पूछ ले तो मैं आपको बता दूं, टेन थीटा बराबर बेटा ए बाई जी आएगा। अगर हम किसी कंटेनर को ए त्वरण से गति करा दें, तो पानी का जो लेवल है, पानी का सतह है, वो तिरछा हो जाएगा, पानी पीछे चला जाएगा ना। और ये जो एंगल होगा, ये टेन थीटा बराबर ए बाई जी होगा। टेन थीटा बराबर ए बाई जी लिख लो। इसी तरह बेटा अगर मान लो हमारे पास कोई यूट्यूब है, अरे मैं यूट्यूब गूगल वाले की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी यूट्यूब की बात कर रहा हूं। इधर देखो, ये कोई यूट्यूब है, बन जा। क्या वो आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है सर। हाँ, ये मेरी यूट्यूब बन गई। इसको बोल रहा था मैं, गूगल वाली यूट्यूब नहीं बोल रहा था। तो बच्चों अगर इस यूट्यूब में मैं पानी भर दूं, तो हम सब जानते हैं बेटा पानी का जो लेवल है वो दोनों में बराबर रहेगा, है ना। पानी का जो लेवल है वो दोनों साइड बराबर रहेगा। तो अगर इसमें पानी यहाँ पर है, तो इसमें भी पानी की ऊंचाई सेम रहेगी। लेकिन अगर आप इस नली को क्षैतिज दिशा में त्वरित गति करा दें ए, तो क्या होगा, पानी पीछे की तरफ जाएगा और जो लेफ्ट वाली ट्यूब है, ये वाली, इसमें पानी ऊपर चला जाएगा, इसमें पानी नीचे आ जाएगा। तो अब मैं दिखा रहा हूं, दोनों के तलों में अंतर दिखा रहा हूं। तो अगर हम ए त्वरण से इसे चला दें, तो बेटा इसमें पानी थोड़ा ऊपर रहेगा और इसमें पानी थोड़ा नीचे रहेगा। देखो, तो इन दोनों के लेवल में जो डिफरेंस है वो पूछ लेता है कि यार इन दोनों के तलों में अंतर बचाई, अंतर मतलब ऊंचाई, ऊंचाई का अंतर है ना। हाँ। तो बेटा ये हाइट जो है, ये देखो, ये हाइट अगर h है, तो h की वैल्यू हम निकाल सकते हैं आराम से। वो पता कैसे निकालेंगे, मैं आपको हिंट देता हूँ। देखो हम जानते हैं कि यहाँ पर दोनों में प्रेशर तो अलग अलग आ जाएगा ना। यहाँ पर ए बिंदु ले लो, या थोड़ा सा दिखने में दिक्कत आती है, यहाँ पर ए बिंदु ले लो, यहाँ बी ले लो, तो ए और बी के प्रेशर में डिफरेंस होगा रो ए एक्स, और ऊपर से रो जी एच लगाकर और आराम से निकाल लेना। एच की वैल्यू बतानी है बेटा, एच कितना आएगा।
दोनों के तलों में जो अंतर है ना बेटा, वो H आएगा A/G इंटू L। अब L क्या है? L ये है, ये नली की जो आधार है ना, उसका बेस जो है वो उसकी लेंथ है L। ये भी लिख लो आप। H बराबर आएगा A/G इंटू L। बच्चों अगर आपने कभी करके दिखाओ, एक बाल्टी में पानी भर लीजिए और पानी को गोल गोल घुमाइए तो बीच में गड्ढा बन जाता है ना? Yes, sir. यस हाँ, सर। इसका भी डायग्राम बनाता हूँ, देखो। ये इसकी वर्टिकल एक्सिस है कंटेनर की। पानी को या पूरे बर्तन को ही घुमा दो तुम तो ओमेगा से, ये लो। तो पानी है ना, पानी का सतह ऐसा हो जाता है बेटा, पानी का जो सरफेस है वो ऐसा हो जाएगा, बीच में गड्ढा बन जाता है। ठीक है, तो हमसे ये ऊंचाई पूछ सकता है, मतलब ऊंचाई नहीं, गड्ढे की गहराई बोलो, तो गड्ढे की गहराई हमसे पूछ सकता है ये। तो बेटा इसका एक फार्मूला बता देता हूं मैं आपको। ये जो H होता है, इसका फार्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर, है ना, R² अपॉन 2G। तो बेटा H बराबर होगा ओमेगा स्क्वायर R² अपॉन 2G। R क्या है? R ये कंटेनर है ना बेटा, सिलेंड्रिकल कंटेनर होगा कोई, ये मान लो बेलनाकार पात्र होगा, उसकी त्रिज्या है, मैं नीचे बना रहा हूं। R जो है वो ये रेडियस है बेटा, ये R है। तो यदि एक बेलनाकार पात्र का त्रिज्या R है, उसमें पानी भरकर उसे ओमेगा से घुमा दें तो बीच में गड्ढा बन जाता है, उसकी गहराई का फार्मूला है ये बेटा। बेटा आपसे ये भी पूछ सकता है, ये जो सरफेस बना ना यहाँ पर, ये जो सरफेस बना, ये पैराबोलिक शेप होता है। क्या होता है बेटा? पैराबोला। हाँ, ये पूरा पैराबोला है बेटा। तो ये सब लिख लो, आपको पॉइंट बता दिए मैंने बहुत सारे। कॉपी होती बोल देना बेटा, इंतजार करता रहता हूँ मैं। हेलो सर। बोलो, सर जो पानी में बुलबुले बनाते हैं वो कैसे होते हैं? फिर से बोलो बेटा। पानी में जो फूंक मारने से बुलबुले बनते हैं। अरे बेटा बच्चा, उसका इस टॉपिक से क्या रिलेशन? तू तो पानी में फूंक मारेगा तो हवा तो ऊपर से हम डाल ही रहे हैं ना, तो वो हवा बुलबुल के रूप में बाहर निकलेगी। इसमें क्वेश्चन क्या बना है ये बता।
उसका इस टॉपिक से कोई रिलेशन नहीं है बेटा, कोई भी रिलेशन नहीं है। वो तो हम एक स्ट्रॉ ले लें, स्ट्रॉ से फूंक मारे पानी में, तो इसका मतलब पानी में हम हवा डाल रहे हैं। अब हवा अगर पानी के अंदर डाल रहे हैं तो वो बाहर तो आएगी, क्योंकि हवा तो हल्की होती है ना, पानी से तो बुलबुले ऊपर आते हैं, बस खत्म। तो मैं ये नहीं समझ पाया बेटा अभी इसमें क्वेश्चन सर क्या बना। हेलो सर, उसमें दाब इंक्रीज होगी ना, प्रेशर? बेटा थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा, इतना आसानी से जवाब नहीं दूंगा मैं, थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा क्वेश्चन क्या है। हेलो सर। हाँ सर जब पानी में फूंक मारते हैं तो पानी का प्रेशर बढ़ता है ना? अच्छा, तो ऐसे फूंक मारने की कह रहा है, सिंपल। हाँ बिल्कुल पड़ता है बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम पानी में सिंपल, मैं ना और कुछ समझ गया, जैसे मान लो गिलास में पानी भरा है मैंने और मैं ऊपर से फूंक मारूंगा, तो बेटा फूंक मारने से तो उधर का प्रेशर बिल्कुल बढ़ेगा। अरे ये तो मैंने न्यूटन्स लॉ में लिखाया था, जब हम फूंक मारते हैं, याद करो मैंने आपको न्यूटन्स लॉ में मैंने बहुत कुछ पढ़ाया है, पता नहीं तुम लोगों को कितना याद है या नहीं है। तो मैंने आपको कराया है कि एक पाइप है, उस पाइप से पानी जब बाहर निकलता है और यदि वो पानी किसी सतह से टकराए तो वो पानी उस सरफेस पर इतना फोर्स लगाता है। तो इसी तरह जब हम फूंक मारते हैं किसी भी सरफेस पर तो इतना फोर्स लगता है बेटा, और अगर प्रेशर निकालना हो तो फोर्स अपॉन एरिया कर दो तो ए कट जाएगा। तो ये बच्चे ने क्वेश्चन अच्छा पूछा, देखो अब समझ में आया ना, मुझे तो लगा क्वेश्चन अच्छा है, पहले मैं समझ नहीं पाया था। तो बिल्कुल सही कह रहा है बेटा, अगर पानी के सरफेस पर हम फूंक मारेंगे तो वहां पर प्रेशर बढ़ेगा, पक्का बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? रो वी स्क्वायर। क्लियर बच्चा? थैंक यू सर। हाँ, इस तरह से क्वेश्चन पूछने की हिम्मत तो करो। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। जिससे है ना, एक यंत्र होता है ना जिससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापते हैं, वायुमंडलीय दाब नापते हैं, उसका नाम पता है क्या होता है? बैरोमीटर। अरे वाह, शाबाश, वेरी गुड। लिखो मर्क्यूरी बैरोमीटर। चलो यार, मेरी इज्जत तो कोई कोई बचा ही लेता है। इसी तरह यार ध्यान रखा करो हमारा गरीब लोगों का। मर्क्यूरी बैरोमीटर है ना। अब इसकी हिंदी नहीं आती, वायु दाब मापी कर लो, और क्या करोगे। कैसे काम करता है थोड़ा बहुत बताओगे? मर्क्यूरी बैरोमीटर, बैरोमीटर क्या होता है, कैसे काम करता है? तो बेटा 1 मीटर लंबी ट्यूब होती है ये, पूरी 1 मीटर लंबी ट्यूब होती है, उसमें पारा भर लेते हैं, मर्क्यूरी भर लेते हैं और उसको उल्टा कर देते हैं एक पात्र में। बिल्कुल मर्क्यूरी से भरे हुए पात्र में उल्टा कर देते हैं। अब मुझे पूरा डायग्राम बना लेने दो। ये देखो, ये मैंने ट्यूब ली है 1 मीटर लंबी, ये वाली 1 मीटर लंबी ट्यूब है, इसमें मर्क्यूरी पूरा भर दूंगा और इसको मर्क्यूरी से भरे हुए बर्तन में उल्टा कर दूंगा। तो बेटा जब मैं उल्टा करूंगा ना तो थोड़ा सा मर्क्यूरी इसमें नीचे ड्रॉप हो जाएगा, बाकी फिर अटक जाएगा, सारा मर्क्यूरी खाली नहीं होगा। इस तरह से डायग्राम बना लेने दो एक बार, पूरा क्लियर हो जाएगा फिर। तो बेटा यहाँ भी मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी मतलब पारा, और इस बर्तन में भी पूरा मर्क्यूरी है। ये भी मर्क्यूरी है, ये भी मर्क्यूरी है। तो दोबारा सुनो मैंने क्या बोला। हमने एक नली को पूरा पारे से भर लिया मर्क्यूरी से, और उसे एक मर्क्यूरी के ही बर्तन में उल्टा कर दिया फिर। तो बेटा उसमें से थोड़ा सा मर्क्यूरी तो नीचे गिर जाएगा, लेकिन फिर अटक जाएगा, सारा मर्क्यूरी नीचे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, कोई बताएगा? सारा का सारा मर्क्यूरी नीचे क्यों नहीं आया?
क्योंकि बेटा यहाँ पर निर्वात हो गया, यहाँ का प्रेशर 0 हो गया, क्योंकि यहाँ तो कुछ है ही नहीं ना, वायु भी नहीं है। और तुम जानते हैं निर्वात ऊपर सक करता है, वैक्यूम जो होता है वो सक करता है। तो इस निर्वात की वजह से ही अटक गया, मरकरी नीचे नहीं आया। तो बच्चों अगर ये ऊंचाई HO, अगर हम ये ऊंचाई निकाल लें तो यहाँ से इस ऊंचाई से हम वायुमंडलीय दाब निकाल सकते हैं इस H से। तो ये H है ना 76 सेंटीमीटर ही आता है, वही वाला। हाँ, तो ये ऊंचाई अगर हमें पता लग जाए तो इस ऊंचाई से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकाल लेंगे ρGH वाले फार्मूले से। तो अक्सर H तो 76 ही आएगा ना, वायुमंडलीय दाब अगर उतना ही है जितना हम नापते हैं, तो ये लगभग 76 आता है। कभी कभी ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो जाता है, ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होता, क्योंकि जानते हैं ऊपर का बल नहीं, ऊपर का प्रेशर 0 है, यहाँ का प्रेशर 0 है बेटा, और नीचे जाने पर प्रेशर बढ़ता है तो यहाँ ρGH हो जाएगा, और यहाँ का प्रेशर बराबर होगा, इस बिंदु का और इस पॉइंट का प्रेशर बराबर होगा, क्योंकि सेम क्षेत्र स्थल में है। तो यहाँ का दाब P0 है, तो P0 बराबर ρGH हो जाएगा। तो बेटा ये होता है मर्क्यूरी बैरोमीटर। मतलब इसमें कुछ था नहीं, इसमें कोई क्वेश्चन बनाने वाली चीज नहीं है, लेकिन मैं इसमें KTG डाल दूं ना तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं बेटा। थोड़ा JEE लेवल पर चले जाते हैं। वो क्या बोलता है JEE लेवल पर है ना, यहाँ पर थोड़ी गैस भर देता है, इस जगह कोई गैस भर देगा तो ये ऊंचाई थोड़ी कम हो जाती है, 76 की जगह मान लो 75 या 74 सेंटीमीटर हो जाएगी, 75 या 74। तो गैस का प्रेशर पूछेगा, फिर कितना आएगा, निकाल जाएगा आराम से। तो अपने नीट में इतना कुछ नहीं आता, लेकिन JEE लेवल पर है। तो बेटा बैरोमीटर में और कुछ बताने का नहीं है। सर इस मरकरी में अगर वाटर मिला दें 2-4 बूंद तो क्या इफेक्ट पड़ेगा हाइट पे? नहीं, 2-4 बूंद बेटा, हमें डेंसिटी बदलनी पड़ेगी। हाइट तब बदलेगी, हाइट तब चेंज होगी जब डेंसिटी बदलोगे। 2-4 बूंद कुछ बनाने से डेंसिटी थोड़ी ना बदलती है, बल्कि मरकरी खुद इतना भारी होता है। तुम इसमें पता है मरकरी में ज्यादातर चीजें घुलनशील होती ही नहीं है। तुम अगर इसमें पानी डाल दोगे तो पानी बेचारा ऊपर तैरता रहेगा, अंदर जाएगा ही नहीं। मरकरी में कुछ मिक्स ही नहीं होता, मरकरी की डेंसिटी इतनी ज्यादा होती है। तो बेटा अगर H बदलना है ना हमें, तो हमें इसकी डेंसिटी बदलनी पड़ेगी, और डेंसिटी बदलना मरकरी का आसान तो नहीं है, इसलिए हम हर जगह मरकरी काम में लेते हैं। तुम सोचो अगर ये बैरोमीटर में मरकरी की जगह में पानी काम में लेता तो कितना ऊंचा बैरोमीटर बनाना पड़ता, मुझे बताओ 10 मीटर 10 मीटर ऊंचा। हाइट ज्यादा होती है ना बहुत। हाइट हाँ। बहुत ज्यादा हो जाती, इसलिए हम पानी काम में नहीं ले रहे, मरकरी काम में इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि मरकरी की डेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि उसकी हाइट कम आएगी। अभी भी 76 सेंटीमीटर हाइट कम नहीं होती, काफी होती है, इसलिए। तो बेटा मरकरी में कोई 2-4 बूंदे कुछ मिलाने से कुछ होगा नहीं। और कोई प्रश्न? इसमें अगर गैस भर देंगे ऊपर, वो यहाँ पे हाँ, ऊपर गैस आपने भरेगा बोला तो फर्क पड़ेगा ना। हाँ बिल्कुल, जितना वो डिफरेंस आएगा लेंथ का, वो ही उतना ही प्रेशर गैस का होगा। बिल्कुल। अगर मान लो यहाँ का प्रेशर 0 नहीं है, यहाँ का प्रेशर मैं P1 कर दूं, कोई गैस भर दूं, तो P1 प्लस ρGH फिर P0 के बराबर हो जाएगा। बच्चों मैं है ना थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, लेकिन आप मत करना, बस मैं समझाने के हिसाब से चेंज कर रहा हूँ। अगर मान लो यहाँ पर मैं कोई गैस भर दूं, तो यहाँ का प्रेशर 0 नहीं रहा, P1 हो गया, और नीचे आने पर ρGH बढ़ जाएगा, तो P1 प्लस ρGH, अब ये P0 के बराबर होगा। अब वायुमंडलीय दाब थोड़ी ना बदला है, इसलिए अब चूंकि यहाँ पर कुछ ऐड हो गया, अब ऊंचाई कम हो जाएगी। अब ऊंचाई 76 नहीं आएगी, 76 से कम आएगी पक्का, क्योंकि जो गैस हमने भरी है ना बेटा, उसकी वजह से थोड़ा ऊंचाई कम हो जाएगी। क्लियर? तो इसको बदलना मत बेटा, ये KTG के क्वेश्चन होते हैं बेटा। ये जो आपने बताया ना, ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज जो थर्मोडायनेमिक्स में आते हैं क्वेश्चन थोड़ा। तो बच्चों अभी क्वेश्चन और करेंगे, फिर अभी इसमें उत्प्लावन बल बाकी है, बायंसी फोर्स, वो करेंगे। तो आज का लेक्चर तो देखो मुझे यहीं रोकना पड़ेगा क्योंकि समय हो गया, और मुझे लग रहा है कि आज तो केमिस्ट्री के दोनों ही टीचर का लास्ट लेक्चर लग रहा है मुझे। फिजिकल में कल स्टार्ट होगा, शायद नहीं हो पाएगा खत्म आज। फिजिकल खत्म नहीं हो पाएगा, लेकिन इनऑर्गेनिक तो पक्का लास्ट है ना, सर कल बोल भी रहे थे शायद। यस सर। यस सर।
फिजिकल अगर भी बच्चों सुनो मेरी बात सुनो, अगर इनऑर्गेनिक का आज लास्ट होगा ना तो कल 3 ही क्लास होंगी, और अगर फिजिकल का भी आज लास्ट हो जाता है तो कल 2 ही क्लास होंगी, है ना, तो कम होती जाएगी। और संडे को तैयार रहिएगा, संडे को टेस्ट का टाइमिंग तो हम आपका वही रखेंगे लगभग दोपहर में, लेकिन संडे को आपकी ऑर्गेनिक की क्लास लगा सकते हैं, ठीक है। सर भी घर से ही पढ़ाएंगे, जिस तरह हम पढ़ा रहे हैं उसी तरह पढ़ाएंगे, है ना। यस सर। तो चलो बच्चा, हेलो हाँ सर। बोलो बच्चा, आवाज नहीं आ रही सोनम, तेरी आवाज नहीं आ रही, माइक खराब, माइक खराब नहीं, नेटवर्क खराब है। सर संडे को इवनिंग क्लास रहेगी? मैंने कहा ना, अगर टेस्ट शाम को रखेंगे तो सुबह ले लेंगे, तो टेस्ट अक्सर करके बताता हूँ, है ना, सुबह लगेगी या शाम को, ठीक है। हेलो कल सर। बता, हाँ सर इसका पीडीएफ सेंड कर दीजिए ना आज। आज वाला अधूरा है, अधूरा कर दूं? यस सर। चल जितना पढ़ाया, अरे रुको, आज वाला नहीं, बहुत सारे करता हूँ, वो इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन सब कर देता हूँ, ठीक है। अभी 3-4 पीडीएफ भेजता हूँ, ग्रुप पर देख लेना। चलो बाय। ओके, थैंक यू सर।